श्री राजीव भट्ट सर, भट्ट फैमिली, अच्छा जो यहाँ बापू नगर में जयपुर में ही है, अच्छा भट्ट घराना जो संगीत घराना। 12 के बाद फिर मैंने एक लव स्टोरी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। कंपोजिशन अभी किताब के पन्ने नहीं है, वो शायद किसी को। मैं आया, बड़ा पाव खाया मैंने, फिर से पैसेंजर की लाइन में लगा मैं। और पैसेंजर की लाइन बड़ी खतरनाक होती है, या तो आप पैसे दीजिए वहां पे या फिर आप लाइन में लगे। कहा जाता है कि भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है और आज एक ऐसे ही प्रतिभाशाली कलाकार हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर नितिन शर्मा, अ केमिस्ट्री टीचर बाय प्रोफेशन एंड अ म्यूजिशियन बाय हार्ट। He chose to pursue his dreams no matter the cost. तो सीधे चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं उनके एक इंडिपेंडेंट सिंगर, पोएट, कंपोजर बनने के इस सफर के बारे में। So hi नितिन जी, कैसे हैं आप? All fine, पूजा जी। वेलकम टू आवर चैनल। Thank you. सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए अपने आप को डिस्क्राइब करें, मतलब कौन है नितिन शर्मा? मुझे लगता है कि नितिन शर्मा is one of the most common residents of this planet who was born with the passion of science and art, and who actually wanted to do something different in both the fields and didn't want to lose these fields. So he kept on learning to do excel in the field of science, and he kept on learning to do excel in the field of art as well. Art के भी कई सारे dimensions थे, जैसे लिखना, writing। तो उसमें भी सबसे पहले जब मैंने writing स्टार्ट करी थी तो मेरी पहली जो बुक थी वो साइंटिफिक थी। That was Mystery of Atom, which got launched in 2012. And then I came up with Mysterious 413 when it happened, which was India's first musical love story. So लिखना, and then उसके बाद singing, composing of songs, and then poetries लिखना। तो लिखने के अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं कि आप पोइट्रीज लिखते हैं, आप कोट्स लिखते हैं, आप बुक्स लिखते हैं। बुक्स की भी अलग जॉनर है। तो लिखने से प्यार था, सिंगिंग से प्यार था, कंपोजिंग से प्यार था, डायरेक्शन से प्यार था। इन सबको डेवलप करना चाहता था मैं, और चाहता था कि एक भी चीज ना छूटे लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज आपसे छूट जाती है और आपको लगता है कि नहीं यार वो चीज छोड़ दी मैंने, जबकि मुझे वो भी करना था। सो आई केप्ट ऑन लर्निंग। मैंने साइंस पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूँ, उस पर भी काम चल रहा है, बुक्स वगैरह होती हैं जो मैं लिख रहा हूँ। एंड बस ये कि आर्ट को नहीं छोड़ना था और आर्ट को भी साथ लेकर के चलना था। तो आप कह सकती हैं नितिन शर्मा इज एन अमालगमेशन ऑफ साइंटिफिक एज वेल एज आर्टिस्टिक माइंड। तो साइंस आपने पढ़ी है तो उसको फॉलो भी किया, मतलब आप क्या प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही है? प्रोफेशनल लाइफ मेरी काफी अच्छी रही है, और अगर मैं देखूं तो आई वाज अ फैकल्टी। आई बिकेम अ फैकल्टी इन 2009। I actually my subject was chemistry, so I was a faculty of chemistry, and I joined the oldest crews of the coaching industry, one of the most reputed names, which I don't think कि मुझे नाम लेना चाहिए, but हाँ सबसे पुराना क्रूज था वो कोचिंग इंडस्ट्री का, जहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत 2009 में की थी। It was a very fine career, और वो चलता रहा। लाइक मैंने शायद 10 से 12 साल कोचिंग इंडस्ट्री को दी, जिसमें मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया। ऑलमोस्ट सभी नॉर्थ के बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया मैंने। तो एज अ फैकल्टी आपने काम किया या एडमिन? एज अ फैकल्टी, अच्छा, एज अ फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, एंड आई वाज द हेड ऑफ एकेडमिक्स, Okay. प्री फाउंडेशन डिवीजन। आई यूज्ड टू नर्चर द स्टूडेंट्स फॉर ओलंपियाड्स, जूनियर ओलंपियाड्स, एनटीएससी, केवीपीवाई, आईजीएसओ, और फ्यूचर आईडी, जेई, आईडी के लिए मैंने नीट क्लेम प्रिपेयर किया करते थे। अच्छा करियर था वो, एंड आई वाज डूइंग समथिंग गुड। एंड किड्स बहुत लाइक हमेशा अच्छे बच्चे मिलते थे नर्चर करने के लिए, एंड कोशिश करते थे कि वो भविष्य में आईआईटीएंस बने और डॉक्टर्स बने भाभी। तो इट वाज ऑल गुड, बट साइंस के साथ साथ आर्ट को भी जिंदा रखना था, और एक आर्टिस्ट को जिंदा रखना था। इसलिए मैंने कभी अपने सपने को नहीं छोड़ा, अपने सपने पे हमेशा काम करता रहा, गाने लिखता रहा। यानी कि पिछले 10 साल में देखूं तो मैंने कई सारे गाने लिखे, क्योंकि मुझे पता था कि आप अगर अपने सपने को जिंदा रखते हो तो कुदरत, प्रकृति, यूनिवर्स आपको कभी ना कभी वो चांस जरूर देता है, और आप उसको फुलफिल करते हो। जैसे कि अगर मैं आप ही का एग्जांपल कि आप अगर अपनी ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोगों की कहानियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन कहानियों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी कहानियों को जिंदा कर रहे हैं। सो ये आपका पैशन है, जिसकी वजह से आप अलग से टाइम निकाल पाते हैं, जो आपने कभी नहीं छोड़ा होगा, एंड जिसकी वजह से आज हम शायद बैठ करके बात कर रहे हैं।
सो ये एक लॉन्ग ईयर करियर आपका एजुकेशन इंडस्ट्री में एज अ फैकल्टी, एकेडमिक्स हेड, केमिस्ट्री की फैकल्टी गए हैं आप, तो इसके साथ में आपने जैसे कहा कि ऑफ कोर्स आपका पैशन एक आर्टिस्ट, वो आपने कैसे जिंदा रखा और फिर कब उसको चेंज किया आपने कि ठीक है अभी मुझे स्विच करना है, अपने पैशन को फॉलो करना है? मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो हर इंसान के पास क्या है, वक्त 24 घंटे में बहुत सारा होता है। अब ये उसके ऊपर है कि वो उसे कैसे यूटिलाइज करता है। सो मैं पूरे टाइम तो टीचिंग नहीं करता था, तो जब भी मेरी क्लासेस होती थी मैं उसके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करता था, मैंने नोट्स बनाए और मुझे पता था कि मैं एक बार उस एनर्जी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेता हूँ तो मुझे बार बार उस एनर्जी को वहाँ पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपने अच्छे से नोट्स बना लिया है, आपको पता है कि कितना पढ़ाना है, क्योंकि सारा तो नहीं पढ़ाना होता है आपको पता है क्लास में लेक्चर कितना देना है ना, उस लेक्चर की भी और डेप्थ में जाकर के पढ़ लीजिए, उस लेक्चर को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ लीजिए, उसके ऊपर नीचे आगे पीछे सब पढ़ लीजिए। उसके बाद मुझे पता है कि वो रिपीटेशन होता है। सो जितनी नॉलेज में गेन कर सकता था मैंने उस टाइम पे गेन की और उसी टाइम पे मैंने किताब को लिखना स्टार्ट किया। व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 16 I started writing a book that is Mystery of Atom, which was a scientific book कि मैं एटम की मिस्ट्री को खोलना चाहता था या उसमें और डीप जाना चाहता था। तो आई वाज फैसिनेटेड विद दिस टर्म एटम कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा भी और कितने पार्टिकल्स वहां भी जा गया था। हाँ पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो आई रिसर्च एट दैट टाइम एंड मतलब वो मेरा पीक टाइम था कोचिंग इंडस्ट्री का भी। तो मैंने कोचिंग के साथ साथ मतलब जब मैं नॉलेज गेन कर रहा था तो साइंस में थोड़ा डीप चला गया, एटम के ऊपर किताब लिखना स्टार्ट किया। तकरीबन 8 साल लगे। तब एआई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, अब बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ती थी, अब गूगल बहुत छानना पड़ता था, डेटास कलेक्ट करने पड़ते थे। सो एक अच्छा दौर रहा, मैं पढ़ता रहा एंड बुक पे भी काम चलता रहा, इधर मैं टीचिंग भी करता रहा। बुक पब्लिश हुई 2012 में, 2009 में मैंने आपको बताया मैं एक फैकल्टी बन गया था। 3 साल के बाद वो किताब पब्लिश हो गई। जब मैं 2004 में 11th स्टैंडर्ड में था तब मैंने उस किताब को लिखना स्टार्ट किया था एंड देन वो 2012 में पब्लिश हुई। 12 के बाद फिर मैंने एक लव स्टोरी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे ही मतलब वो बुक प्रिंट में चली गई 11 में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था लव स्टोरी पे। लव स्टोरी जो थी वो इंडिया की पहली म्यूजिकल लव स्टोरी बनी, 5 गानों के साथ रिलीज हुई थी। उस टाइम सीडीज चलती थी, डीवीडीज का जमाना था, तो सीडीज पूरे इंडिया में उस बुक के साथ गई थी। तो इस तरीके से मैं एक सिंगर बना 2012 में और ये ख्वाब जिंदा रहा कि अब इसको बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाना है। तो इट विल टेक सम टाइम, मुझे पता था, रिस्पांसिबिलिटीज बहुत थी। तो परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ टीचिंग चलती रही, वहां से फंड्स आते रहे, मैनेज होता रहा। एंड देन उसके बाद मैं कंपोजिंग में लग गया, गाने लिखता रहा। मुझे पता था कि एक दौर आएगा, ठीक है, वो जिंदा है दिमाग में, तो यूनिवर्स विल गिव यू अ चांस एंड डेफिनेटली यू विल बिकम दैट आर्टिस्ट। सो वो चलता रहा एंड बस मुझे ये पता था, एक होमवर्क और किया था मैंने बचपन में कि मैं 8 से 10 साल ही टीचिंग इंडस्ट्री को दूंगा और साइंस का जो पैशन है उस 10 साल के अंदर मैं अच्छे से यूज करूंगा, साइंस के लिए समर्पित रहूंगा। साइंस के बाद जब 10 साल बाद निकलूंगा तो कंप्लीटली एज एन आर्टिस्ट काम करूंगा। और उस 10 साल में मुझे ये पता था कि मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। सो आई टुक नियर अबाउट 170 मोटिवेशनल सेशंस इन माय लाइफ, जिसमें स्टीफन हॉकिंग, कलाम साहब और तो मैंने इनके ऊपर काफी सेशंस लिए हैं वैसे। लेकिन मैं टेस्ला की कहानी से, स्टीफन हॉकिंग की कहानी से, आइंस्टाइन की कहानी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। ये बायोग्राफीज मैंने उसी काल में पढ़ी थी जब मैं एज ए साइंस फैकल्टी काम कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास बहुत सारा टाइम बचता था, उसमें बायोग्राफीज पढ़ता था। और जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है या रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या है, तो मैं उनको ये बताता था कि उन लोगों ने जब ये मॉडल दिया था तो क्या सोचा होगा और किन पॉइंट्स के आधार पे मॉडल दिया। तो वो लोग क्या सोचते थे ये मुझे उनकी बायोग्राफी से पता चला, जो मैं उन स्टूडेंट्स को बताता था, जिससे लेक्चर बहुत इंगेजिंग हो जाता था। फिर 20 मिनट हम यही बात करते थे कौन सा साइंटिस्ट कैसे बनना। सो ये अब साइंस काम आ रही है सिंगिंग में, मतलब साइंस तो सभी जगह है एग्जैक्टली, बट केमिस्ट्री जो आप छोड़ के आए हैं क्या वो यहाँ आपको हेल्प कर रहा है? वो केमिस्ट्री तो मुझे ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री हेल्प कर रहा है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, फॉर्मूलाज वो स्टडी तो अलग है, लेकिन वहां से बहुत कुछ जो प्राप्त किया, जो रिसीव किया है, आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं या जी रहे हैं हर जगह साइंस है। तो जो नॉलेज कहीं ना कहीं जो आप गेन करते हो, नॉलेज हमेशा काम आती है। इट्स नॉट यू नो सब्जेक्ट की नॉलेज हो कि केमिस्ट्री की काम आएगी या फिजिक्स की, बट जो नॉलेज आप ओवरऑल गेन करते हो एज अ ह्यूमन, वो हर जगह काम आती है, हर समय काम आती है। आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या बनाना है, आपको क्या तरीका होना चाहिए। सो जब हम गाने बनाते हैं तो बात करते हैं ऑडियो क्या होना चाहिए, वीडियो क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है, क्या और अच्छा हम दे सकते हैं अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को। मुझे लगता है जो नॉलेज एक्वायर करते हो आप वो देख करके या पढ़ करके, वो हमेशा हर समय हर जगह हर मोमेंट में काम आती है।
तो आपका सबसे पहला कॉम्पोजिशन कैसा रहा, मतलब क्या कौन सा था, और उसको करने के दौरान क्या आपको लगा कि हाँ मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ, मतलब ये मेरा पैशन ही फॉलो करना ठीक है? सही मायने बताऊं तो मेरा पहला कंपोजिशन अभी किताब के पन्ने नहीं है, वो शायद किसी को मतलब अच्छा, वो नहीं है कंपोजिशन भी। अच्छा। मैं 10th क्लास में था जब मैंने लिखा था वो एक राजा की थी एक प्यारी सी रानी, दैट वाज माय फर्स्ट कंपोजिशन। अच्छा। तो वो मेरी जो बचपन की किताबें होती हैं, कॉपीज होती हैं जो आप मेंटेन करते हैं डेली, आप कुछ ना कुछ अपने ख्वाब लिखते हैं, सो उसमें वो पहला गाना लिखा हुआ है जो शायद बहुत जल्दी कंपोज करूंगा मैं। लेकिन हाँ, वो पहला गाना था जो शायद अभी तक मतलब जो आया ही नहीं है किसी के सामने। अगर हम बात करें उन गानों की जो रिलीज हो चुकी हैं, उनमें से जब कोई पहला गाना कंपोज किया था तो मुझे लगा था उनसे पहले भी अगर बात करता हूँ तो 10th क्लास में मैंने सबसे पहले सिंगिंग की थी स्कूल के अंदर। आई एम फ्रॉम इमानुअल मिशन स्कूल, धौलपुर, सो आई बिलोंग टू धौलपुर। तो 10th में जब मैंने गाना गाया था तो सब लोगों ने वंस मोर कहा था। तब वो एक एक इग्निशन मुझे मिला, या एक स्पार्क जनरेट हुआ, या यूं कह सकते हैं कि वो पहला मोमेंट, दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट which actually told me that I can become a singer as well. Okay. और God has given me such skills कि कुछ ऐसा है कि अगर मैं इस पे काम करूं और काम करूं और घिसता रहूं तो हो सकता है कि एक समय के बाद मैं एक सिंगर बन सकता हूं। तो उस टाइम ना तुम जानो ना हम ऋतिक रोशन की मूवी आई थी जो मैंने गाना गाया था, तुमसे मुझे प्यार क्यों हो गया, और आंखें भरी भरी, तो वो एक सॉन्ग आया था जो कि बहुत ही अच्छा था। सो उन गानों को गाने के बाद जब लोगों ने वंस मोर कहा तो मुझे लगा कि आई कैन बिकम अ सिंगर। So, वो एक बेसिक स्पार्क जो था, वो जो इग्निशन थी, वो तो मैं इसी को एक पहला मोमेंट बोलूं या कुछ और भी ऐसा सिनेरियो है बाद में कि जिसको आपको लगा कि मेरा सीरियस करियर सिंगिंग ही रहेगा, या पोएट, आर्टिस्ट, मतलब सॉन्ग राइटर? बचपन में ही ये सोच लिया था। मैं 4th क्लास में था जब मैं डांस में पहला स्टेज मैंने फेस किया था। वो डांस की जो क्वालिटी है वो अभी तक नहीं आई किसी के सामने, वो सिर्फ कॉलेज और स्कूल के लोग ही जानते हैं कि हाँ मैं डांसर है। सो वीडियोस में हमने उस फॉर्म को नहीं लेकर के आए हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी टाइम आएगा या कोई ऐसा कॉम्पिटिशन बनाऊंगा। अभी मेरा एक फ्रेंड है जो कि हमेशा मुझसे कहता है कि यार मुझे जो तेरी क्वालिटी है वो अभी तक नहीं आई है। सो मैं उससे कहता हूँ कि हर क्वालिटी का राइट टाइम होता है। सो हो सकता है कि कोई गाना कंपोज करें जब वो आए। तो पॉइंट ये कि 4th क्लास यानी 4th क्लास वाज द फर्स्ट स्टैंडर्ड, और दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई हैव टू बिकम एन आर्टिस्ट। अब वो आप इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, बॉलीवुड आर्टिस्ट कह रहे हैं, बट बनना आर्टिस्ट ही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो सबसे ज्यादा खूबियां भगवान ने मुझे दी हैं, आप गॉड गिफ्टेड स्किल्स हैं, क्वालिटीज कह लीजिए, तो उसमें सिंगिंग, कंपोजिंग ऑफ सॉन्ग्स, राइटिंग बुक्स, एक्टिंग एज अ फीचरिंग आर्टिस्ट, यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ, डायरेक्शन, तो ये सब चीजें जो थी वो गॉड का कोई गिफ्ट था। इसलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली है, कहीं जाकर के कोई सीखा नहीं है, अकेडमी नहीं ज्वाइन की। सिंगिंग आपने फिर सीखा नहीं है? सिंगिंग मैंने सीखा है क्योंकि मेरे गुरु जो डायरेक्टर हैं हर गाने के, अच्छे शर्मा सर, उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि तुम अच्छा गाते हो नितिन, व्हाई डोंट यू जॉइन सिंगिंग क्लास, क्योंकि वहां से और कुछ पता चलेगा तुम्हें और बहुत कुछ सीखोगे। तो मैंने अपने गुरुजी को ज्वाइन किया, श्री 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 राजीव भट्ट सर, भट्ट फैमिली, अच्छा, जो यहाँ बापू नगर में जयपुर में है, अच्छा, भट्ट घराना जो संगीत घराना है। तो मैंने भट्ट फैमिली को ज्वाइन किया। तो मेरे गुरुजी राजीव भट्ट सर रहे, उनसे मैंने संगीत की तालीम ली, और कुछ महीने सीखने के बाद मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी एक व्यक्ति सारी रागों में तो पारंगत नहीं हो सकता कभी भी एक जीवन में, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अगर बेसिकली नितिन इफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर, डोंट लीव रियाज, कीप ऑन डूइंग योर रियाज। सो आप अलंकारों पर रियाज करते रहें, जिससे गला आपका पानी होगा, मुर्कियां ले पाएंगे और एक उच्च कोटि के सिंगर बन पाएंगे। सो अलंकारों पर रियाज ना छोड़ें कभी भी, बाकी राग कितनी आप सीख पाते हैं वो एक अलग बात है। सो मैं तब से अलंकारों पर रियाज करता रहा, 10 साल करीब हो गए। 2012 में क्लासेस ली थी मैंने, अब तो ज़्यादा ही हो गए थे, 12-13 साल हो गए। तो तब से रियाज चल रहा है, तो वो छोड़ा नहीं, टीचिंग के साथ साथ रियाज चलता रहा, गाने कंपोज करता रहा। तो मैंने सोचा कि इसको अपन लेकर के आते हैं फ्रंट में, लेकिन टाइम मिला नहीं। मुझे लगा अच्छे से रखना चाहिए, प्रोफेशनल वे। सो आई टुक टाइम बिकॉज आई वांटेड टू कम अप इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। बिकॉज आप दुनिया के सामने अगर कोई चीज रख रहे हैं तो बहुत अच्छे से अगर उसे रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से उसे देखेंगे। एक थाली सजा करके किसी को खाना खिलाएंगे तो अच्छे से खाएगा। तो पॉइंट यही है कि मैंने सोचा कि उसको हम प्रोफेशनल वे में लेकर के आए, सो दैट कि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और लाखों लोगों तक पहुंचे। बस दिस वाज। सो एक बड़े मोमेंट की बात करते हैं जो आपकी लाइफ में हुआ। अगर हम बात करें इंडिया के बड़े रियलिटी शोज में आप गए, जाना ही बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से तो, बट अब वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर आप खुल के बताएं, मतलब कैसा रहा और
कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या फेस किया आपने? बहुत टफ जर्नी है अगर मैं कहूँ तो। ये 2006 या 7 का दौर था, अच्छा। जब इंडियन आइडल ने दस्तक दी थी। तो ये शायद 2003 से, मेरे ख्याल से 3 या 4 से उनकी स्टार्टिंग हुई थी। बट 2006 या 7 में जो इंडियन आइडल 2 वापस से उसने दस्तक दी भारत में कि आई एम कमिंग। सो मैं इंडियन आइडल 1 से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। मुझे लगा था कि यार आई कैन बिकम अ सिंगर, क्योंकि बचपन से 10th क्लास में वो चीज़ हो चुकी थी। तो जब मैं जयपुर में आया तो मैं बहुत स्ट्रगल करता था, मैं ऑडिशंस दिया करता था टू बिकम अ फीचरिंग आर्टिस्ट। बहुत जगह ऑडिशन देता था, तो कॉलेज के बाद यही रहता था, ऑडिशन देने के लिए इधर उधर चक्कर काटा करता था, भाग दौड़ किया करता था, अखबार में देखा करता था कि कहाँ ऑडिशंस हैं आज। तो मैं एक बार बेसिकली मैं 2006 की बात है, अलंकार प्लाजा गया और वहाँ मुझे एच के सर मिले, आज से 20 साल पहले, जो आज डायरेक्टर है मेरे। तो वो मुझे गार्जियन एंजल भी है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा बहुत गाइड किया है कि नितिन यू हैव टू बिकम or you can become. So don't leave your passion. If there's passion, just keep on doing. One day will definitely come and you will become something. So वो ignition उन्होंने जिंदा रखा। तो पॉइंट ये है कि 2006 या 7 में एक नोकिया चलते थे, आपको पता होगा, 1100। सो वहाँ से हमने रिकॉर्ड किया उसको एंड वहाँ से एक कोड मिलता है आपको। मैं बॉम्बे पहुँचा। बॉम्बे पहुंचना अपने आप में बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि उस टाइम उतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मैं पैसेंजर बूगी में गया था। तो पैसेंजर की बूगी में जाना अपने आप में बहुत स्ट्रगल है। जब तक आप बॉम्बे पहुंचते हो आप ट्रेन से बाहर होते हो एक्चुअली। सो मैं ट्रेन से बाहर था जब मैं बॉम्बे पहुंचा, बट फाइनली मतलब आई वाज देयर। बॉम्बे पहुंचा, वहाँ मेरे भैया के एक फ्रेंड थे जिनके घर मैंने स्टे किया। हमने तब बहुत सारे गाने गाए, तब दूरी रिलीज हुआ था आतिफ असलम का। दैट वाज अ वेरी फेमस एल्बम। तो दूरी, मतलब वो मुझे याद है कि वो रात कैसे बीती थी गाने गाते गाते। फिर उन लोगों ने कहा सो जाओ, सुबह 4 बजे लोकल पकड़ना है। तो मैं वर्सोवा में रुका था, अंधेरी। वहां से फिर हम सुबह 4 बजे निकलते हैं और वहां से निकल करके जब मैं पहुंचा उस स्थान पे भरतनाट्यम मंदिर जहाँ पे ऑडिशन हुए थे, तो वहां मैंने जाके देखा कि 200 से 300 लोगों की भीड़ पहले से ही है। मुझे लगा कहीं मैं लेट नहीं हो गया। रात भर तक बैठे, रात भर से एग्जैक्टली जो सुनता था मैं कि ऐसा होता है, वो मैंने लाइव देखा कि यहाँ पे वाकई में 200-300 लोग बैठे हुए हैं। और कोई वॉकमैन लेकर के रियाज कर रहा है, कोई सीडी प्लेयर लेकर के रियाज कर रहा है, कोई गिटार लेकर के रियाज कर रहा है, किसी के पेरेंट्स आए हैं, कोई भूखा ही लगा हुआ है। सो मैंने ये चीज देखी कि कितने लोग पैशनेट हैं अपने सपनों को लेकर के, और पूरे स्टेट, people were there from every state of the country. So I actually got to know how much crazy people are just to become a singer, just to complete that passion which they have in the soul. धीरे धीरे समय बीतता गया, 4 बजे से 10 बजे तक धीरे धीरे पब्लिक ऊपर पहुंची, मैं भी पहुंचा। तो 10 लोगों का एक ग्रुप उन्होंने चुना था और स्टिकर्स लगा देते हैं आपके स्टोमक में, उस पे लिख करके। तो हम 10 लोगों का एक ग्रुप था। तो जब हम वहां अंदर पहुंचे, बहुत सारे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जब मैं अंदर पहुंचा, तो पहुंचने के बाद जो भी अंदर बैठे थे जज, उन्होंने कहा कि आप सॉन्ग सुनाइए। मैंने सॉन्ग गाया। कोशिश तो हर इंसान अच्छा ही करता है, मैंने भी अच्छी कोशिश करी। उन्होंने कहा ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम। सो मैंने उनसे पूछा कि क्या कमी है, अगर आप मुझे बता पाए। बट ही डिडंट से एनीथिंग एंड ही जस्ट सेड दोस वर्ड्स, ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम। बाहर आया मैं, थोड़ी देर रोया मैं, क्योंकि मेरा सपना टूट गया था। लेकिन मैंने फिर वहां ये देखा कि बहुत सारे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। तब मैंने देखा कि यार चल ठीक है, हो सकता है कि मैं अपने सपने को पूरा कर लूं अगर मैं नहीं छोड़ूं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो शायद अपने सपनों को दोबारा पूरा नहीं कर पाए। तो मैंने वहां सपने टूटते हुए देखे, जो सबसे बड़ी चीज है जो मेरे दिल के अंदर घर कर गई, और जिसने मुझसे कहा कि जिंदगी में नहीं हारना है, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे लोग हार रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि उनका दुख तो मुझे था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन वहां से मैंने एक चीज सीखी, जो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं और लोगों को बोल पाऊंगा, या जो भी लोग सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे कि अगर आपका कोई पैशन है ना, तो आप जल्दी हार मत मानिए। टाइम लगेगा उसे पहुंचने में, धीरे धीरे वक्त बदलेगा, टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है, चीजें बदलेंगी। एक समय जरूर आता है जब यूनिवर्स आपको चांस देता है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग, आई थिंक 95% लोग अपना सपना तोड़ चुके होते हैं, छोड़ चुके होते हैं। लेकिन ये बात सच है जो मैंने फील किया है कि यूनिवर्स आपको एक चांस जरूर देता है कुछ बनने के लिए। मैं आया, बड़ा पाव खाया मैंने, फिर से पैसेंजर की लाइन में लगा मैं। और पैसेंजर की लाइन बड़ी खतरनाक होती है, या तो आप पैसे दीजिए वहां पे या फिर आप लाइन में लगी। तो उस टाइम मेरे पास उतना बजट नहीं हुआ करता था, बड़ी मुश्किलों से वहां पहुंचा था। और
वापस कम बैक किया वही लाइन में खड़े होकर। जयपुर जब तक आया तो दुर्गापुरा से बाहर था, इस बार फिर से ये तो मैंने देखा था कि आप ट्रेन के डिब्बे से तो बाहर आ ही जाएंगे, तो मैं फिर से बाहर था। लेकिन मैं बस एक कसम खा के आया था वहां से, that I have to become an artist and I will not leave at any cost. तो अपने ऑडिशंस एक ही बार ट्राई किया था इसके बाद नहीं, भी जयपुर में भी ट्राई किया था। जयपुर में इंडियन आइडल 4 आया था, तो इंडियन आइडल 4 के ऑडिशंस भी जयपुर में हुए थे। मैं वहां गया, मैंने वहां भी ट्राई किया, अपना बेस्ट दिया, कुछ नहीं हुआ, वापस कम बैक किया। बट मैंने एक चीज सीखी जिंदगी से कि आप करते रहें, ऑडिशंस देते रहें। लाइफ में सब जगह ऑडिशन है, चाहे वो इंटरव्यू है वो भी एक ऑडिशन है। आप ऑडिशंस देते रहें, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एक चांस जरूर देगा गॉड आपको। जैसे आर्टिस्ट एक स्ट्रगल करता है, चाहे वो सिंगिंग रियलिटी शो हो, डांसिंग रियलिटी शो हो, मतलब आप आज की जनरेशन ऑब्वियसली आप देख रहे हो बहुत सारा क्राउड है जाता है, मतलब मुंबई तो भरा हुआ है, रियलिटी शोज होते रहते हैं। इससे आपको क्या समझ में आया, मतलब आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से निराश नहीं होना है, या फिर मतलब रिजेक्शंस तो मिलेंगे, अगर उसका क्या रीजन है? रियलिटी शो है तो क्या वाकई में रियल है या नहीं है? मुझे लगता है, देखिए मैम, ये तो बड़ा विषय हो जाएगा कहना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता, और कुछ भी कहना बिना जाने है ना गलत होता है, और किसी पे मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लें। जैसे मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, तो जब मुझे पता लगा कि मेरा डिपेंडेंसी है तो लाइफ जा सकती है, पूरी खत्म हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पहली बार गया, बॉम्बे में मैं एक बार और गया था, वो भी 2010 का दौर था शायद, तब मैं एक आर्टिस्ट बनने के लिए गया था। तो मेरे पास एक सीडी थी, क्योंकि आप जगह जगह स्टूडियोज में जाते हैं, अपनी एक पोर्टफोलियो होता था, एक आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो होता है, उसमें उसके स्नैप्स होते हैं, तो उसमें सब कुछ था, डांस वीडियो हो गया, सिंगिंग वीडियो हो गया। तो मैंने वहां जाकर के लगभग 25 to 30 स्टूडियोज में मैंने वो सीडीज ड्रॉप की होंगी। मेरा एक छोटा भाई था, उसके साथ हम गए थे, 7 दिन का ट्रिप लगाया हमने बॉम्बे की, चलते हैं स्टूडियोज में जाते हैं, तो वहां हम भागते ही रहे 7 दिन बस। वहां बारिश रुकी नहीं, लेकिन हम स्टूडियोज के चक्कर डालते रहे, क्योंकि मैंने सोचा कि यार हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको समझ ले, आपके टैलेंट को समझ ले, और आपको एक बेसिक सा कोई चांस दे दे। लेकिन वहां 7 दिन के बाद भी निराशा ही हाथ लगी, जिसमें मैं YRF स्टूडियो भी गया था एंड बालाजी स्टूडियो भी गया था, और ये सोचा था मैंने कि वहां से कभी कॉल आएगा। तो अपनी फोटोग्राफ्स भी मैं वापस अंधेरी पहुंचा, स्टूडियो में फोटोज क्लिक कराई, उनको ड्रॉप किया, बट उन फोटोज के पीछे नंबर, एक्चुअली वहां जो गार्ड होते हैं बोलते हैं फोटोज के पीछे नंबर कीजिए, विल कॉल यू बैक, अगर ये शॉर्टलिस्ट हो जाता है। पता नहीं वो शॉर्टलिस्ट हुआ या नहीं हुआ, कॉल कभी नहीं आया, समय बीतता चला गया, मैंने वहां से उम्मीद छोड़ दी कि यहाँ से कुछ नहीं होगा। देन ग्रेजुअली मैंने अपने आप को बिल्ड किया, मैंने कहा अपना खुद को ही एस्टैब्लिश करते हैं, खुद का ही प्लेटफॉर्म बनाते हैं। मुझे ये पता लग गया था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा तो हो सकता है ये चीज हो जाए या नहीं हो, तो 2 केसेस होते हैं, मे बी और मे नॉट बी। अगर आपको मे बी के केस में रहना और मे नॉट बी के केस में रहना, लाइफ नहीं बन सकती। अगर आपको सोचना है नहीं करना ही और एक ही लाइफ है, तो उसके लिए फिर आपको रास्ते निकालने पड़ते हैं। 2020 के बाद चीजें बदल गई, कोरोना आया, पैंडेमिक ने स्ट्रक किया इंडिया में, उसके बाद चीजें बदल गई, कोचिंग इंडस्ट्री भी शट डाउन हो गई थी। तो वो एक चांस, वो एक टाइम था जब मुझे पता चला कि मैंने होमवर्क किया था, अपॉर्चुनिटी भी हो गई 10 साल तक ही मुझे इस इंडस्ट्री में रहना। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड आई शुड स्विच आउट फ्रॉम हियर एंड आई शुड स्टार्ट माय करियर एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। सो मैंने ये देखा कि उस टाइम YouTube ने बहुत ग्रो किया। हर किसी के पास जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, उसने अपना एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, एंड उस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करके उसने अपनी स्किल को दुनिया के सामने रखा। तो तब मुझे ये लगा कि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ये एक बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज किसी को उस लेवल तक लेके जा सकते हैं, इफ यू आर टैलेंटेड। सोशल मीडिया, तो उस टाइम सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, लाइक अगर किसी की कोई भी रील वायरल हो रही है, चाहे किसी के कुकिंग की अगर आदत है या कोई भी हैबिट है, कोई भी स्किल है, लोग अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। So that was the right time, and I thought that I should start my career as an independent artist, and I should use these 2 platforms, Instagram and YouTube. तो मुझे अभी भी याद है कि शुरुआत हमने बहुत बेसिक रील से की थी, खेतों में थे हम, हमारे पास कोई सेट नहीं था, कुछ नहीं था। So मेरा एक बड़ी था जिसने वो जो कैमरा पकड़ता था, फोन, आईफोन से हम रील्स बनाते थे। तो मैंने कहा शुरुआत तो 0 से ही होगी, लेकिन धीरे धीरे इस प्रोडक्शन को हमें काफी ऊपर लेकर के जाना है। So 2020 में मैंने उन रील से स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम को यूज किया, एंड धीरे धीरे खुद को और भी ग्रूम किया, लर्न करता रहा जो मुझे बनना था। फिर मुझे ये पता चल गया कि आई कैन जनरेट माई सेल्फ और बिकम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। इंडिपेंडेंट जो आपकी खुद की ऑडियो प्रोडक्शन टीम हो, वीडियो प्रोडक्शन टीम हो, और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। चीजें बदल चुकी थी,
कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके थे कि अगर आप सिंगर हो या बनना चाहते हो, अब आपको बॉलीवुड जाने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहो तो किसी गाने को कंपोज कर सकते हो और पूरे वर्ल्ड वाइड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नाउ देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, भी आके अगर रील डाल देते हैं तो वो भी चली जाती है, कर देता है वो भी। सो 20 के बाद बहुत सारे ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए, ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी आए और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स भी आए जो किसी आर्टिस्ट को वर्ल्ड वाइड लेके जाने के लिए सक्षम है आज। तो जब हमारे पास संसाधन है, चीजें हैं, तो क्यों ना उनको यूज किया जाए। सो मैं बस उन संसाधनों को सही तरीके से यूज करना स्टार्ट किया, एक टीम बनाई खुद की, धीरे धीरे लोगों को ढूंढता रहा। 2022 में हमने एक टीम बिल्ड की, ऑडियो प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन, मुझे अच्छे लोग मिले। वही आप यूनिवर्स में अगर वाइब्स को फेंक रहे हैं या आप सोच रहे हैं वैसा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, सो यूनिवर्स अलाइन एवरीथिंग एंड यूनिवर्स गेव मी सच ब्यूटीफुल सोल्स हु आर नाउ अ पार्ट ऑफ माय टीम। सो ऑडियो प्रोडक्शन टीम है, वीडियो प्रोडक्शन टीम है, हमने उसको और प्रोफेशनल वे में करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता था अगर हम खुद पे काम करेंगे तो मल्टीपल ट्रैक्स बना जाएंगे कम समय। अगर हम किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, और ऐसा ही होता है, अगर आपका ट्रैक अच्छा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो कल को हो सकता है कि वो किसी मूवी में आ जाए, कोई मूवी में उसका एक्टर है। ये भी हो रहा है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के सॉन्ग्स को ले लिया जाता है अगर कॉम्पिटिशंस अच्छे हैं तो। और आज का जो दौर है, आप देखेंगे YouTube के ऊपर मैक्सिमम वही सॉन्ग्स आप सुनते हैं जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं, कोई बॉलीवुड का सॉन्ग नहीं होता क्योंकि फिल्म जो आती है वो कम होती है एक साल में, लेकिन जो आर्टिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिस्ट बहुत है, तो वो खुद के सॉन्ग्स क्रिएट कर रहे हैं, सबके खुद के यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने वहीं से शुरू किया। चाहे वो कोई भी हो, आप बड़े आर्टिस्टों के नाम है तो सारे बड़े आर्टिस्टों ने शुरुआत वहीं से करी, यूट्यूब से। अगर मैं नाम भी लेना चाहूँ तो हम बात कर सकते हैं, जैसे जिन्होंने कहानी सुनो लिखा था, I'm just forgetting that name, तो उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो बहुत माइनस से शुरू करी है, उनकी लाइफ की कहानी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, किस तरीके से वो गाना भी सोशल मीडिया से वायरल हुआ, नाउ ही इज इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। सो बहुत ही अच्छा लिखते हैं वो भी, और नेचुरल सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास आर्ट है तो आप यूट्यूब पे डालो, अगर वो आर्ट वाकई अच्छी है, लोगों को अच्छी लगेगी, स्ट्रक करेगी उनके दिल को, उन्हें टच करेगी, तो आप जरूर एक आर्टिस्ट बन जाएंगे। सो वो एक जरिया बना यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, मैंने उसको प्रोफेशनली यूज करना स्टार्ट किया, होमवर्क किया, टीम बनाई, नाउ वी आर सिटिंग बाय हैविंग आवर ओन प्लेटफॉर्म। तो अपना प्लेटफॉर्म है, खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, तो ये सब गॉड का ग्रेस है that I could do it, क्योंकि वो एक विजन था। तो 20 या 22 से आप क्या लें 3 साल लगे, लेकिन इस 3 साल के अंदर खुद की टीम अपन ने बिल्ड कर ली। नाउ वी आर वर्किंग पैशनेटली विद आवर ओन टीम। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को वाकई आर्टिस्ट बनना है, उसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि डिपेंडेंट रहना चाहिए। बिल्कुल। सो नितिन जी, जैसे रिजेक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, राइट? सो मैं चाहती हूँ जैसे यूथ आपको सुन रहा है और अभी जिस जनरेशन जो आगे चल रही है, ये वर्ड्स देखो, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली स्ट्रांग है तो झेल लेते हैं, नहीं तो नहीं झेल पाते। तो फेलियर्स को लेकर आप क्या मैसेज एक बताएंगे, मुझे ऐसा कैसे हैंडल करना है? पूजा मैम, मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर इज नथिंग। इफ फेलियर कम्स इन योर लाइफ, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, टू रिसीव दैट फेलियर इन होल हार्टेडली, बिकॉज़ फेलियर आपकी लाइफ में अगर आता है तो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है और आप उससे सीखेंगे, है ना। आप ये मत कहिए, यही मत सोचिए एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है, और जितने फेलियर्स आएंगे उतना आपको ना नरिश करके जाएंगे, उतनी आपकी स्किल डेवलप होगी, तो उतना आप सीख भी रहे हैं, यानी कि उतने लोगों से आप आगे भी जा रहे हैं। जितने फेलियर्स आप रिसीव कर रहे हैं, अगर किसी ने 2 फेलियर रिसीव करे, आपने 10 करे, तो आपने 10 गुना ज्यादा बड़ा स्टेप लिया है, या 10 कदम ज्यादा चले, या 10 स्किल्स ज्यादा सीखी, क्योंकि आपने 10 बार रिजेक्शन को फेस किया है, आपने उसको फील किया है, यानी कि 10 बार पैशन भी ज्यादा जनरेट उसको पाने की इच्छा भी आपकी 10 बार 10 टाइम्स बढ़ चुकी हो, उसकी 2x है, आपकी 10x है। मुझे ऐसा लगता है जितने फेलियर्स आपकी लाइफ में आते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, बात करने के तरीके के अंदर, आपकी लर्निंग नॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा चेंज लेकर के आते हैं। तो आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट दैट फेलियर होल हार्टेडली, और आपको ये सोचना चाहिए, इट इज नॉट माय राइट टाइम, व्हेन राइट टाइम विल कम, डेफिनेटली गॉड हैज प्लान्ड एवरीथिंग फॉर एवरीवन। सो सबका राइट टाइम अलग होता है, हो सकता है किसी का 2x पे चल रहा है, आपका 10x पे चल रहा है। सो अगर आपका राइट टाइम 10x पे आना है तो वो 10x पे ही आएगा, तो तब तक जो रिजेक्शंस मिल रहे हैं, यू शुड रिसीव होल हार्टेडली एंड यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि भगवान आपको ज्यादा सिखाना चाहता है। ये मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, बट मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी वजह से हो रहा है, या आप कर रहे हैं, या आपको दिखाई क्यों नहीं देता, या आप समझते क्यों नहीं। हम बहुत जल्दी भगवान को ना ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड मतलब we ask, we put up questions from God. We are
nothing in front of God, in front of that, you know, कुछ लिखा हुआ है path. So मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई चीज ऐसी होती है मेरे साथ तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है जो आपने सोच रखा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो दिखाई देगा तब वो एक अलग लेवल पे होगा. So I always give thanks to Almighty for whatever I receive. जहाँ भी मैं पहुँच पाया हूँ उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ. मैं हर मॉर्निंग में थैंक यू बोलता हूँ. So अभी आपकी कॉम्पोजिशंस आप कर रहे हैं मतलब लाइंड अप है या पिछले भी कुछ लाइंड अप है. लाइंड अप है तो मतलब ऑनेस्टली अपनी कॉम्पोजिशंस को आप कितनी बार सुन लेते हो? ऑब्वियसली आप प्रिपेयर तो करते ही हो देखो तो वो कितनी बार सुन लेते हो? कभी उसको लगता था हाँ यार ये मजेदार बना दिया मैंने, मतलब हूँ मैं कुछ, कभी ऐसा या फिर कुछ गलत भी बना है ऐसा बाद में लगता है कि यार ये अच्छा नहीं बना? नहीं, कोई कंपोजिशन लाइक जब भी मैं बनाता हूँ तो नेचुरल सी बात है पहले तो कई बार गा करके ये चेक करता हूँ कि क्या ये अच्छा लगेगा, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, वोकल्स में कैसे जाएगा पॉइंट. सो अगर कोई चीज मुझे अच्छी लग रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर वो टीम तक लेके जाता हूँ. उनको अच्छा लगता है तो फिर हम आगे प्रोड्यूस करते हैं. सो मुझे जनरली कभी ऐसा नहीं लगता कि ये क्या बना दिया या उस मोमेंट नहीं होता, बस ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छा है, दुनिया को पसंद आएगा, मुझे पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आया, टीम को पसंद आ गया तो हो सकता है दुनिया को. चार पांच लोग सुन के फिर बता सकते हैं कि हाँ. सो एवरी कंपोजिशन इज क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं कोई कंपोजिशन बना रहे हैं तो वो आपके दिल के नजदीक होती है क्योंकि आप उसमें मेहनत करते हैं. मेहनत करने के बाद वो दुनिया के सामने जाती है. So, एक आर्टिस्ट का काम है सिर्फ कंपोजिशंस को बनाना. ये फील ना करे, मैं कभी कंपेयर भी नहीं करता अपने पुराने गाने को नए गाने से कंपेयर नहीं करता क्योंकि हर आर्ट डिफरेंट होगी. पर उससे आप कुछ सीख जरूर लेते होंगे पुराने से कि मुझे इसमें चेंजेस क्या करने हैं, बेटर क्या करना है, कि अलग-अलग जॉनर्स पे काम करना है, वर्सेटिलिटी पे काम करना है. सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स. लाइक हम सैड भी बना रहे हैं, अच्छे भी बना रहे हैं, आगे हो सकता है पार्टी सॉन्ग्स भी बनाएं. मेरे जो जॉनर दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दैट इज सैड जॉनर. सो आई विल ट्राई टू मेक मैनी सॉन्ग्स on this genre, utilizing this genre, क्योंकि this is very close to my heart. अगर आपकी लाइफ में कोई सॉन्ग ट्रैक बनाया जाए तो अभी तो कुछ सोचा है कि कैसा होना चाहिए था, मतलब ड्रामेटिक, जैसा अभी तो आपने बोला सैड में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है क्या वो सैड होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए? कभी सोचा नहीं वैसे इस विषय पर, बट मुझे लगता है कि ड्रामेटिक हो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि वो लोगों को कनेक्ट कर पाता है, इमोशंस लेकर के. ड्रामेटिक में तो सैड अपना घुस जाएगा, सैड होता है तो लोगों को आसानी से कनेक्ट कर पाता है. उसमें क्या है, इमोशंस आप दिखा सकते हैं. वो चीज लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है जब उनके इमोशंस स्क्रीन पे आते हैं. आई थिंक ड्रामेटिक हो तो बेटर है. पोएट्रीज में भी इंटरेस्ट है आपका? हाँ, पोएट्रीज में मेरा इंटरेस्ट है. मैं लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ. नेचुरल सी बात है अगर आप राइटर हो तो आपको इंटरेस्ट ही होगा. सो हाँ, मुझे इंटरेस्ट है. तो आप जब नॉर्मली कभी स्ट्रेस फील करते हैं तो आपको क्या पसंद है, मतलब सिंगिंग में, आई मीन खुद से गा के थोड़ा सूदिंग करना उस एटमॉस्फेयर को, या फिर कोई सॉन्ग सुनना, या फिर पोएट में मतलब कविताएं देखना सुनना, मतलब वैसे तो कभी ऐसा मोमेंट पीस ऑफ माइंड के लिए गाने सुन लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे गाने सुन करके काफी इंस्पिरेशन मिलता है. अभी हाल ही गाना रिलीज हुआ था, दैट इज जीना सिखा दे मरना सिखा दे. That was that movie जो बोलैंड like राजकुमार राव की मूवी थी. I'm just forgetting the name of that movie. उसमें गाना था वो काफी अच्छा था. फिर वहीं से कर शुरू की जहाँ तू मैं खत्म दास्तां है. So that is a lovely song जो मैं सुन लेता हूँ, जो मेरे कहीं गूज़बम्स खड़े करता है. या बेसब्रियाँ हैं MS धोनी से. So these are the tracks जो मैं हमेशा सुनता हूँ. ये वो ट्रैक्स हैं जो मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है. और ये गाने वही सिखाते हैं कि आपको कभी हारना नहीं है बस, क्योंकि अगर आप अपने सपने को नहीं छोड़ते हो तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी जीत जाओगे. लेकिन मैंने आपको बताया कि सपने का भी लोगों ने एक उम्र डिसाइड कर रखी है कि तब तक ट्राई करूंगा मैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं स्विच करके कुछ और करूंगा. तो मुझे लगता है जिस चीज़ के लिए आप जीवित हो, जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो आप करना चाहते हो दिल से, वही आपको यंग रखती है, वही आपके माइंड को एक्टिव रखती है, और उससे कभी नहीं छोड़ना चाहिए. तो मैं गाने सुन लेता हूँ. बाकी हरिवंश राय बच्चन साहब की एक पोएट्री है, वो आपने भी सुनी होगी. कविता बहुत प्यारी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. वो बहुत ही अच्छे लाइंस हैं जो हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखे हैं. तो वो लाइंस मुझे काफी इंस्पायर करती हैं. इंस्पिरेशन की भी आपने बात की, तो एक आर्टिस्ट हमेशा अपने इर्द गिर्द कुछ इंस्पिरेशन ढूंढ ही लेता है. तो कभी ऐसा कुछ पिक किया आपने कि हाँ ये मुझे अभी यहाँ कुछ सुना या देखा मैंने, अच्छा लगा तो मुझे यहाँ यूज करना है अपने पार्ट पे? वो गानों से ही होता है काम
कि कोई अगर अच्छा गाना है, मुझे लगता है कि यार ये गाना बहुत ही अच्छा है, तो मुझे लगता है या तो इसे रिक्रिएट करना चाहिए या फिर हमें कुछ इस तरीके का बनाना चाहिए। तो जो पुराने गाने हैं, कभी आपने यूज किया ऐसा कुछ? हाँ, रिक्रिएट किया हमने। एहसान तेरा होगा इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग जो हमारे चैनल पे है। एहसान तेरा मतलब पुराने गानों को मैं रिक्रिएट करना चाहता था। कि जब आप ये गाने रिक्रिएट करते हैं तो उसमें एनर्जी बहुत जाती है। रिक्रिएशन का आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू में आजकल चल रहा है ना, रीमेक, रिक्रिएशन, सॉन्ग्स पुराने वाले वापस आ रहे हैं। रिक्रिएशन तो ये है कि आप रिक्रिएट कीजिए, लेकिन ओरिजिनल आर्ट को ज्यादा पहचान मिलेगी या लोग सराहेंगे उसको। रिक्रिएशन इज नॉट अ बैड थिंग, रिक्रिएट करना चाहिए, और हर गाने को आप रिक्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि रिक्रिएशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है तो उसमें एनर्जी लगानी चाहिए, काम करना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि बतौर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपको जो पहचान आपका खुद का गाना दे सकता है, ओरिजिनल आर्ट, वो आपको जीवन भर के लिए पहचान देगा। क्योंकि एक ही गाने के बहुत सारे रिक्रिएटेड वर्जन्स, माइट बी लॉट ऑफ रिक्रिएटेड वर्जन्स। तो अगर एहसान के 1000 हैं तो आप मेरा वाला एहसान क्यों सुनेंगे? आप किसी और का भी सुन सकते हैं। वोकल्स तो सभी के अच्छे हैं, सारे आर्टिस्ट काम करते हैं वोकल्स पे, मुझे लगता है। लेकिन जो गाना आपने क्रिएट किया वो मैं पूजा जी से सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो पूजा जी की ओरिजिनल आर्ट है। तो बेसिकली जो अरिजीत सिंह गाते हैं, कोई भी गाना जो उन्होंने गाया हुआ है, कोई भी इंसान उन्हीं से सुनना चाहिए, बिकॉज वो उनकी ओरिजिनल आर्ट है, क्योंकि वो ओरिजिनली उन्होंने बनाया है। अब उसको कोई और गाता है तो रिक्रिएट करेगा, लेकिन जो चाम अरिजीत सिंह के अंदर होगा उस गाने को गाने के लिए, अगर कोई सुनना चाहेगा तो वो अरिजीत सिंह से सुनना चाहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अगर आप बन सकते हैं तो उस पर ज्यादा एनर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि रिक्रिएट तो आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम आप रिक्रिएट कर लीजिए, बट एक आर्ट मेहनत मांगती है। ओरिजिनल आर्ट कॉम्पोजिशन रेडी होगा, एंड देन उसके बाद आपको आप स्टाइल क्रिएट करेंगे, कैसे गाना है उस गाने को, क्या होना चाहिए, कौन सा नोट होना चाहिए, उससे बातचीत होगी, किस नोट पे अच्छा लगेगा वो गाना। इन सब चर्चाओं के बाद एक गाना निकलता है। तो गाने की भी अपनी डिमांड होती है, आपको पूरी करनी होती है। तो मुझे लगता है कि एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, अगर एनर्जी लगा दें तो ओरिजिनल क्रिएशन मैक्सिमम। बाकी तो ठीक है, आप रिक्रिएट बीच बीच में करते रहेंगे, आपको टाइम, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल। और अभी आपने जैसे एक कविता हमसे शेयर करी, तो ऐसा कुछ और भी कविताएं जो आपको पसंद हो, आप व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं कविताओं से रिलेटेड? मैं बेसिकली क्या है, वैसे तो मतलब जो भी पढ़ी है वो उन्हीं की पढ़ी है मैंने, भजन साहब की। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, खुद की तो बहुत सारी लिखी हुई हैं बेसिकली, लेकिन उसका टाइम आएगा। हालांकि फोन में भी है, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बहुत सारे लोगों पे लिखी है, इरफान खान साहब एक्सपायर हुए थे तब ये कविता लिखी थी, ऋषि कपूर साहब एक्सपायर हुए थे तब ये कविता लिखी थी, मेरे फोन में भी है और बुक कॉपीज में भी है। ऐसी बहुत सारी हैं, मतलब बेसिकली तो कॉपी में यहाँ लेकर के आया नहीं, लेकिन कॉपी में बहुत सारी हैं। मैंने जोकर की मनोव्यथा पे कविता लिखी है। जो लोग सड़क बनाते हैं उनकी मनोव्यथा क्या होती है, पसीने के अंदर लथपथ होकर के सड़क में लगे रहते हैं, उनकी मनोव्यथा क्या होती है। एक पक्षी की मनोव्यथा क्या होती है जब वो पिंजरे के अंदर होता है। तो कई सारे लोगों की मनोव्यथा, एक कंकड़ की मनोव्यथा क्या होती है जब वो सड़क पे पड़ा होता है। तो उन बड़े प्रोजेक्ट्स में मैं लगा हुआ हूँ, जिसकी शूटिंग, एक प्रोजेक्ट है जो लाइंड अप है, आई एम गोना स्टार्ट शूटिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट वेरी सून, दैट इज डोरिया। डोरिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। खैर, वाज अ मेगा प्रोजेक्ट जो काफी अच्छा गया, और मिराज सिनेमास के साथ कोलैबोरेशन हुआ था, तो उसका टीजर भी रिलीज हुआ था मिराज में, इंडिया में। सो आई एम वर्किंग ऑन सम बिग प्रोजेक्ट्स ऑफ माय लाइफ, जिसमें दूरियां हैं, कहानी है, इश्क है, ऐसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं, जो कि हो सकता है कि गेम को बहुत बड़े लेवल पे चेंज करें, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा तात्पर्य है कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए। मतलब आई वुड लाइक टू टेल यू कि हर इंसान कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट बनना चाहता था या चाहता है। जो चाहता था वो बन नहीं पाया, जो चाहता है वो कोशिश कर रहा है। दो तरीके के लोग हैं। सो मैं क्यों आया इस लाइन के अंदर, व्हाई आई एक्चुअली केम अप इन दिस लाइन, बिकॉज आई वांटेड माई सेल्फ टू लिव देयर ड्रीम, बिकॉज दे कुडंट लिव देयर ड्रीम, they cannot live their dream, they cannot come up on a screen and act like a star. So I wanted to live their dream, and I wanted them to see my songs as they are the stars. So they are rock stars in terms of, मतलब अगर मैं बात करूं कि कौन रॉक स्टार होता है, वो रॉक स्टार होता है जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना होता है। जो चाहता था कि मैं कभी आर्टिस्ट बनूं लेकिन नहीं बन पाया, and now he or she is fulfilling his own duty or responsibility and cannot become a star. So एक आर्टिस्ट उन लोगों के लिए काम करता है
तो रॉक स्टार कौन होता है? रॉक स्टार वो लोग होते हैं जो कि स्क्रीन पे आपको देख करके खुद को इमेजिन करते हैं कि ये मैं हूँ, ऐसा शॉट मैं इमेजिन करता था, अरे ये तो मैंने सोचा था, एग्जैक्टली वही शॉट है, वो रॉक स्टार्स है। इसी से रिलेटेड मतलब ऑब्वियसली आपने भी ऐसा सोचा ही होगा कि कोई ऐसा सॉन्ग जिसको लगता है कि आपको देख के कि ये मुझे चांस मिलना चाहिए था इसको कंपोज करने का या गाने का, कोई भी ऐसा गाना बॉलीवुड का? बॉलीवुड का कोई भी गाना हम ले लें या आप कह लें कि किसी की, मतलब मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैम जिस टाइम पे जिस कृति की रचना की गई, जिन लोगों ने की, जिन संसाधनों के साथ की, वो सर्वश्रेष्ठ थी। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि किसी की कृति को चेंज करने का ना ही आपके पास अधिकार होता है, ना ही करना चाहिए। नहीं, नॉट टू चेंज बट लाइक कि ठीक है, मतलब वो अच्छा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मेरे को भी अपॉर्चुनिटी अगर इस करने की मिलती तो उतना या अच्छा नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, होता है मन में आता है कि गाना मुझे पसंद आ रहा है, नेचुरल सी बात है। बट कभी इस विषय पर नहीं सोचा, बल्कि मुझे लगता है कि हर कृति की का एक टाइम होता है जब उस कृति को आप रिक्रिएट कर सकते हो, बट उसका ओरिजिनल फॉर्म कभी नहीं है, और जो ओरिजिनल होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, दैट इज द बेस्ट फॉर्म। सो आई थिंक मतलब वी शुड नॉट ट्राई टू रिक्रिएट समवन्स क्रिएशन, और अगर आप कर सकते हो तो फिर वो बहुत ही अच्छे लेवल पे होना चाहिए। तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं किसी की कृति से ज्यादा कुछ अच्छा बना पाऊंगा, तो मैं ओरिजिनल कर लूं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एवरीवन ट्राइज टू बी परफेक्ट, हर कोई अपना परफेक्ट देने का ट्राई करता है। That's it for today's episode. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हasta la vista. गुड बाय।